नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। चुनाव से पहले प्रचार तेजी से जारी है। इसी बीच जेडीयू लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। जेडीयू ने अब तक 16 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। आगे ये संख्या बढ़ भी सकती है। निकाले गए नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप है। साथ ही दल बदल की कहानी भी जारी है। बात कांग्रेस की तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है। दिल्ली से 3 बड़े नेता पटना में डटे हैं। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत खुद पटना में डेरा डाले हुए हैं। लगातार जेडीयू बैठकें भी कर रही है, कांग्रेस भी बैठकें कर रही है, आरजेडी भी बैठकें कर रही है, पर कांग्रेस में कुछ भी कंट्रोल होता तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने चुनाव से दूरी बना रखी है। साथ ही तेजस्वी यादव बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में फाड़कर फेंक दिया जाएगा। तो क्या चल रहा है बिहार में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल जेडीयू को लेकर। लगातार जेडीयू कार्रवाई कर रही है, एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है? कंटिन्यू। देखिए, ये एक्शन जो है ये तो बड़ी स्वाभाविक चीज़ है। कई बार क्या होता है, जब इलेक्शन का वक्त होता है, टिकट वितरण होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो हर किसी को टिकट मिल नहीं सकता, तो नाराजगी होती है। बहुत सारे लोग हैं वो निर्दलीय, बतौर निर्दलीय प्रत्याशी बन जाते हैं, अपना नामांकन भर देते हैं। जदयू ने इस बार जो एक्शन लिया है वो ठीक ही लिया है, क्योंकि अगर आप पार्टी की बात नहीं सुनेंगे तो पार्टी तो एक्शन लेगी, और लेना होता है। तो मेरे ख्याल से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जदयू ने ये एक्शन लिया है, कई 11-12 लोगों को उन्होंने निकाल दिया है, वो एक्शन अपनी जगह पे। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है बिहार में, वो आप थोड़ा ये देखिए कि जो धुंध थी वहाँ पे एनडीए में नेतृत्व को लेकर के, वो धीरे धीरे छंट रही है। क्योंकि अब स्पष्ट रूप से जो उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, सम्राट चौधरी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये जो आक्रमण हो रहा था ना, ये चीज़ों को जो आवरण चढ़ाने की कोशिश हो रही थी कि भाई हमारे पास तो तेजस्वी है, आपके पास क्या है। तो अब ये स्थिति बड़ी स्पष्ट हो गई है, क्योंकि जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, वो ये कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री अपनी रैली में ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो ये तो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, ऐसा वो नहीं कह रहे। अच्छा, दूसरे वो ये भी याद दिला रहे थे कि अमित शाह ने ये कहा है कि भाई चुनाव के बाद वो विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक के बैठक दल में नेता का चुनाव होगा। और ये कह रहे थे कि भाई ये लोग नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश में है, वो ठिकाने लगा देंगे उनको। तो ये नीतीश कुमार आज की तारीख में, देखिए चाहे कुछ भी हो, नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है। जो बैकवर्ड कास्ट होता है ना, उसमें उसका एक सेगमेंट है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी, जो तकरीबन 36 से 37% है। वो जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का है। तो तेजस्वी ये चाहते थे कि ये मैसेज दें ईबीसी को ध्यान में रख करके कि ये जो एनडीए है वो नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की तैयारी में है और अगली बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ताकि ये जो ईबीसी है वो राजद की तरफ आ जाए, महागठबंधन की तरफ आ जाए। तो मंशा ये थी, बार बार इस तरह की बातें करके। तो ये क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी था, और ये क्लैरिफिकेशन आज आ गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा जो संजय झा हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी आज बहुत क्लियरली कह दिया है कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं, उन्होंने एक साथ बैठ करके ये फैसला किया है कि नीतीश कुमार को ही आगे भी अगली बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो ये क्लैरिटी तो आ गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पटना के जो जर्नलिस्टिक सर्किल है उसमें क्या बात हो रही है। उसमें बात ये हो रही है कि बहुत संभव है कि अगर एनडीए जीतती है तो उसके बाद भी नीतीश कुमार को शपथ दिलाई जाए और कुछ समय तक वही मुख्यमंत्री रहे। अगर ये ट्रांजिशन होना भी है, जिसकी बड़ी चर्चा है, और देखिए नीतीश कुमार की भी एक उम्र हो गई है, ये तो हर कोई मानेगा ना। तो अगर ये परिवर्तन होना भी है तो वो एकाएक नहीं होगा। नीतीश कुमार कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद में
यह संभव है कि उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब नीतीश को लेकर ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन जिनको ग्रीन सिग्नल महागठबंधन की तरफ से दिया गया, यानी कि तेजस्वी यादव का नाम आगे किया गया कि वही सीएम उम्मीदवार होंगे, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं जो उनकी मुसीबत बढ़ा रहा है। पहले तो उनके नेता बोलते थे चलो ठीक है, एमएलसी ने एक बयान दे दिया, लेकिन वक्फ को लेकर अब खुद तेजस्वी यादव आगे आके बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई तो वक्फ कानून को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है? ये एक बार फिर दिखाता है कि तेजस्वी को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था। पढ़ाई लिखाई नहीं करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, जो कानून देश की संसद ने पास किया है तो आप ऐसे फाड़ के कूड़ादान में डाल दीजिएगा तो कानून खत्म हो जाएगा। मुझे कोई कानून पसंद नहीं है तो हम क्या उसकी एक कॉपी निकालेंगे प्रिंट आउट से और फाड़ के कूड़ादान में डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा कानून? वो भाई वक्फ जो कानून है वो देश की संसद ने बनाया है और आपके पास मौका था, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने चैलेंज किया ना। देखिए इस देश में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उसको रिव्यू करे, उसको देखे कि संविधान के अनुरूप यह है कि नहीं है, कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आप लोगों ने उस पावर का इस्तेमाल किया। आप सुप्रीम कोर्ट में गए ना कि भाई ये कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई कानून तो गलत नहीं है। चलो ठीक है, आप एक दो चीजें जो उठा रहे हो वो उन्होंने मानी कि जैसे जो प्रॉपर्टी है, कोई वक्फ प्रॉपर्टी, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? वो अब डीएम नहीं करेगा, क्योंकि डीएम सरकार का पक्ष है। तो एक क्वासी जुडिशियल जो बॉडी और ट्रिब्यूनल के पास वो चीज चली गई है, वो करेगा। ऐसे एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो कोर्ट ने कहा कि चलो हम इसमें संशोधन कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो वक्फ बिल का जो प्रारूप था वो वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दिखा दी। तो ये तेजस्वी जो हैं ये कैसे उस बिल को निरस्त कर सकते हैं, या इनका कोई एमएलसी है? देखिए बात ये नहीं है, तेजस्वी को मालूम है कि उनके बिल फाड़ने से कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ये बयान देने से क्या कुछ होगा? हाँ, कुछ नहीं होने वाला उनको मालूम है, लेकिन बयान क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बार उनको वाकई ये डर लग रहा है कि जिस MY पिलर पे राजद खड़ी है, जो उसने अपना वोट बैंक बनाया है मुस्लिम और यादव का, उसमें से मुसलमानों के दरकने का पूरा डर है। क्योंकि दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने की मुस्लिम वोट बैंक पे नजर गड़ा के रखी है। वो कौन दो पार्टियां हैं? एक तो ओवैसी की पार्टी है जो 100 सीटों पे लगभग लड़ रही है इस बार, और दूसरे जनसुराज। इन दोनों की नजर है मुस्लिम वोट बैंक पे। और बीच में मुद्दा आ गया कि आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया। मुकेश सहनी जो 2-3% जिनका वोट है उनको आपने उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया। तो भाई 18% जिसकी आबादी है उसको आप क्या देंगे? आपने दिया नहीं। जब हंगामा ज्यादा हुआ तब तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई और भी उप मुख्यमंत्री होंगे और उसमें शायद एक मुस्लिम भी हो। ये तो लीपापोती वाली बात हो गई ना। एक सवाल और आखिरी में मेरा आपसे कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? अशोक गहलोत हो, केसी वेणुगोपाल हो, ये सारे नेता पटना में क्यों डेरा डाल रहे हैं? मीटिंग्स हो रही है, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? भाई सोल्यूशन कैसे निकलेगा जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये महसूस हो रहा है और बड़ा स्ट्रांगली वो फील कर रहे हैं कि भाई पैसा लेकर टिकट बांटा गया है। तो आरोप किसके ऊपर है? राहुल गांधी के जो दाहिने हाथ कह लीजिए बिहार में, कृष्णा लवरू उनके रूप में है। भाई जो व्यक्ति जिसको ये भेजा गया था कि तुम जा करके देखो कि टिकटों का सही वितरण हो, चीजों को संभालो, उसी के ऊपर आरोप लग रहा है कि पैसा लेकर के आपने टिकट बांटा और उसमें आपने पप्पू यादव को शामिल कर लिया, जिसको कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति देखना नहीं चाहता। लालू तो नहीं देखना चाहते तेजस्वी, कांग्रेस में भी कोई उनकी स्टैंडिंग नहीं है। अब समस्या क्या है कि कृष्णा लवरू के खिलाफ बोले तो कौन बोले? पहले तो यह समस्या थी। लेकिन आप देखिए कि जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे अशोक कुमार सिंह जो MP का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, इस बार अखिलेश सिंह चाहते थे कि उनको टिकट मिले MLA का, नहीं मिल पाया। तो अब वो मुखर होकर के बोल रहे हैं। हालांकि वो अकेले नहीं है, AICC के सदस्य जो हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। आनंद माधव नाम है उनका, एक शाही है पूर्व विधायक है, वो भी कह रहे हैं कि पैसा लेकर के टिकट बांटा गया। भाई तो इस तरह का माहौल बन गया है कि लोग खुलेआम कृष्णा लवरू को कह रहे हैं कि इसको बिहार से बाहर भगाओ। तो बिहार से बाहर भगाओ का मतलब क्या है कि राहुल गांधी को बिहार आने की जरूरत नहीं है, अब तो उनको जाना होगा ना। तो वहां तो नारे लगेंगे, क्या पता उनके ऊपर भी अब जूता चप्पल चले, तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन स्थिति तो अप्रिय हो ही जाएगी। क्योंकि सबको लगता है कि कृष्णा लवरू अगर उन्होंने पैसा लिया तो पैसा कहां गया? लोग तो ये कहेंगे ना कि राहुल गांधी तक पहुंचा। तो ये स्थिति है। लेकिन अब ये जो उन्होंने दिल्ली से लोगों को भेजा है वो क्या करेंगे जा करके? भाई केसी वेणुगोपाल क्या करेंगे वहां पे जा करके? कुछ नहीं कर सकते। अशोक गहलोत क्या करेंगे और अजय माकन क्या करेंगे? इन्होंने तो बिहार में कुछ समय ही नहीं बिताया है, ना वो वहां के कार्यकर्ताओं को जानते हैं। ये देखिए लीपापोती है, हमेशा एक प्रक्रिया है कांग्रेस में कि एक डेलीगेशन भेज दो, वो जाके चीजों को सॉल्व करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आग लगी है वो बड़ी गंभीर है, कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है
और इसलिए ये दिल्ली से कोई जा करके उनको समझा लेगा, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ये आप समझिए कि चुनाव में कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह का कुकृत्य करने का आरोप कृष्णा लावरू पे लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महागठबंधन में बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बागी नेताओं ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस की मीटिंग में हर दिन बवाल हो रहा है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, पर कुछ कंट्रोल में नहीं है। राहुल गांधी ने भी चुनावी प्रचार से दूरी बना रखी है। राहुल की नीतियों और निर्णयों के कारण कांग्रेस बिहार में कमजोर हो रही है और पार्टी कार्यकर्ता अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस्तीफों का दौर भी जारी है और एनडीए काफी मजबूत नजर आ रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।